हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ देख रहे थे, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में आगे डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम डीसी जनरेटर के जो एमसीक्यू हम देख रहे थे उसके पार्ट 7 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में डीसी जनरेटर के एमसीक्यू तो हम देखेंगे, साथ में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। वो है जो इस बार गेट 2022 का रिज़ल्ट बाहर पड़ा है, उस रिज़ल्ट में जो ऑल इंडिया रैंक में जो अनअकैडमी के लर्नर्स जो रैंक अचीव किया है, उस टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ है उसमें से एक इंटरव्यू हम इस वीडियो में साथ में ही देखेंगे। तो आइए पहले उस टॉपर के इंटरव्यू को देखते हैं और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन में किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में गाइडेंस लेते हैं और बाद में हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें हम डीसी जनरेटर के जो एमसीक्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोल्जर्स, उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छी से रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और जैसा कि आपने देखा है रैंक्स की बरसात हो गई है। बहुत सारे नेगी सोल्जर्स हैं जिनकी अच्छी रैंक आई है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक अभी जो मुझे दिख रही है ऑल इंडिया रैंक 2 सानू सिंह और हमारे साथ जुड़े हुए गेट 2022 एक्सी पेपर में सानू सिंह की ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं सानू सिंह के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है। थैंक यू सर। ग्रेट। अच्छा सानू, मुझे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। जी सर, मैं सोनभद्र में रहता हूँ और मेरे पापा फार्मर और फार्मर के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ओके। और सर मैं केएनआईटी सुल्तानपुर से अभी फाइनल ईयर में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ओके, तो मतलब आपने कॉलेज के साथ साथ फोड़ा है, कॉलेज के साथ साथ आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है एक्सी में। जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मुझे बेटा ये चीज बताओ, मैं ना सीधा जर्नी पर आता हूँ। मुझे आप एक चीज बताओ कि आपको कहाँ से पता चला एक्सी के बारे में कि एक्सी पेपर होता है, एक्सी पेपर लिखना चाहिए? सर पिछले साल जब आईआईटी बॉम्बे ने ये अनाउंस किया कि सर वो 2 पेपर अलाउ करेंगे, तो उसके बाद से सर आप लेके आए वीडियो और आपने बताया कि दूसरा पेपर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे लिए वो एक्सी है, क्योंकि इसका सिलेबस मैकेनिकल से काफी मैच करता है और इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो वहीं से मुझे पता चला सर कि इसका क्या एडवांटेजेस हैं और इसको क्यों देना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो जो गेट 2022 लिखा है वो केवल आपने एक्सी से लिखा है या मैकेनिकल प्लस एक्सी से लिखा है? सर मैकेनिकल प्लस एक्सी। ओके फाइन फाइन फाइन। सो एक्सी में तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, मैकेनिकल में कैसा रहा रिजल्ट बेटा? सर मैकेनिकल में तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन वही 508 रैंक। 508 रैंक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सी ने आपको काफी हेल्प किया है। मतलब मैं हमेशा यही बोलता था कि एक्सी को बैकअप लेके चलो, अगर बाय चांस मैकेनिकल का उतना अच्छा नहीं हो पाता है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो एटलीस्ट एक्सी एक बैकअप रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये टूल आपके लिए काफी कारगर रहा। यस सर, ये बहुत कारगर रहा सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा बेटा, ये एक्सी का पेपर आपने कौन कौन से 2 सब्जेक्ट से लिखा था? सर थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स। गुड 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 गुड। और मतलब आपको क्या लगा जब आप पेपर देकर आए कि जो ये थर्मो और सॉलिड्स आपने लिखा है, आपका ये डिसीजन ठीक था? क्योंकि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ा है और इन दोनों को चूज किया है, तो आपको कैसा लगा? सर जब पेपर दे रहा था तो सर थर्मो में भी सर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे और उसमें सॉलिड मैकेनिक्स में भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। तो इस वजह से सर जब बाहर निकल रहा था एग्जाम देके तो मुझे लगा कि नहीं, लगभग डिसीजन सही था, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो गए हैं। ग्रेट जी ग्रेट ग्रेट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टेक्निकल में आपके 70 में से कितने मार्क्स हैं? सर टेक्निकल में सर 67.67 आई थिंक। हाँ 67.6। मतलब एक एक मार्क्स के मुझे लग रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं हाँ गलत हुए, यस अदरवाइज यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, कॉलेज के साथ एग्जाम लिख रहे हैं और 22 क्वेश्चन थर्मो के हैं, 22 क्वेश्चन सॉलिड मैकेनिक्स के हैं, उसमें से आपने 21 सही कर दिए, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एग्जाम का ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट ही डिफरेंट होता है।
जी सर। है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने टेक्निकल में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसके लिए आप जो फ्यूचर में लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें? जी सर, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर को सबसे बड़ा टूल मानना चाहिए और उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लगाएँ। और इसके साथ-साथ हमें टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए अच्छे से और क्वेश्चन की ज़्यादातर प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर कि जैसे थ्योरी ही थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से सर कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद सर क्वेश्चन उसका लगा लेना चाहिए। ओके, गुड गुड गुड। मतलब आप ये बोल रहे हो कि पीवाईक्यूज करना है और फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है अदर क्वेश्चंस की। और इसके साथ-साथ इस साल का सर मैकेनिकल का पेपर देख के ऐसा कह सकते हैं कि सर स्टैंडर्ड बुक भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इस साल का पेपर जी सर। ट्रू 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 ट्रू। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आपका एक्सीई थर्मोडायनामिक्स के लिए रिसोर्स क्या था, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या फॉलो किया? सर एक्सईई के लिए सर जब मैं सेमेस्टर में पढ़ रहा था सेकंड ईयर में, तो सबसे पहले कॉलेज के टीचर जो पढ़ाते थे, तो वहाँ से मैं पीके नाग की बुक फॉलो किया और वहाँ के क्वेश्चन लगाया। गुड, इसके बाद सर गेट के लिए सर आपका लेक्चर फॉलो किया और आपने जो क्वेश्चन लगाया वो सॉल्व किया और डीपीपी आपकी सॉल्व की ग्रेट। और जी सर। तो मतलब लेक्चर्स आपने फॉलो किए, पीवाईक्यूज के जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेता था वो आपने जी सर। आपने मतलब मुझे लग रहा है कि आपने कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया होगा। नो सर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 2 अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कितने मार्क्स पर आपके ऑल इंडिया रैंक 2 आई है बेटा, टोटल मार्क्स? 91.67। 91.67। ओके, यानी कि आपने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मार्क्स लॉस किए हैं। जी सर, ज़्यादातर उसी पे लॉस हुए हैं सर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, बट स्टिल टोटल 91.67 इज रियली 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 ग्रेट मार्क्स। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं, है ना? जी सर। आपने मैकेनिकल भरा, आपने एक्सी भरा। अच्छा, कई बार ना बच्चों को ये रहता है कि सर मैकेनिकल से एक दिन पहले एक्सी होता है, तो जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि एक्सी में अच्छा हो या बुरा हो उसकी वजह से मैकेनिकल पर इम्पैक्ट पड़ता है, या देना चाहिए नहीं देना चाहिए एक्सी, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी सर, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए सर। आप एक टेस्ट सीरीज़ मान के चल दे सकते हैं और एक दिन पहले जाके एग्ज़ाम एनवायरनमेंट से हम फ़ैमिलियर हो जाएँगे, तो उससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। आपने बेटा ये बहुत बड़ी बात बोली और आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट। आपने बहुत सही बात बोली कि आप ना इसको ना एक तरीके का समझ सकते हैं कि ये आपका टेस्ट ही है, एक तरह का मॉक टेस्ट है जहां पर आप 3 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठने वाले हैं और आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट का पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम लिखना है। जी सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपने नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे, फुल नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स या ऐसा कुछ? आपने नोट्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर नोट्स तो मैं सर लेक्चर देखते समय ही सारा वो लिख के बनाता जाता था और रिवीज़न करने के बाद फिर शॉर्ट नोट्स भी बना लेता था सर। गुड गुड, यानी कि आपने रनिंग नोट्स बनाए, रनिंग नोट्स बनाने के बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। जी सर। शॉर्ट नोट्स में आप क्या क्या इन्वॉल्व करते थे, मतलब क्या क्या चीजें लिखते थे शॉर्ट नोट्स में? शॉर्ट नोट्स में सर सबसे पहले तो सारे फ़ॉर्मूले लिखते थे और कुछ बेसिक टर्म्स लिख लेते थे जिससे कि उस पॉइंट को देखने के बाद मुझे उसका कॉन्सेप्ट पूरा याद आ जाए कि ये चीज़ें हैं, कुछ हाइलाइट करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। जी, जी सर। गुड 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 गुड। रिवीजन आप मतलब किस तरीके से रिवीजन करते थे? सर रिवीजन के लिए मैं सबसे पहले सर सारे क्वेश्चन जैसे जितने भी अवेलेबल थे उनको सॉल्व करता था। इसके बाद देखता था कि जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो उसके बाद फिर पूरे नोट्स को रिवाइज़ करता था, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था। इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए होते हैं उनको फिर दोबारा सॉल्व करता था सर। ओके ओके ओके, मतलब आप सिर्फ नोट्स का ही रिवीजन नहीं करते थे, आप प्रॉब्लम्स का भी रिवीजन करते थे, क्वेश्चंस का भी रिवीजन करते जी थे। सर। जी सर। गुड 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 गुड। और रिवीजन देने के बाद सर सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट दे लेता था, तो सर उससे परफॉर्मेंस पता चल जाता था। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब नोट्स बना लिए आपने, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है, फिर रिवीजन किया, एक बार रिवीजन हो गया तो उसके बाद आपने जी। टेस्ट लिख दिया। जी सर। और टेस्ट ना कहीं बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप जितना टेस्ट लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ कमी है ना, कहाँ जी आपको सर। जी। इम्प्रूवमेंट करना है। जी सर। सर पहले दे रहा था टेस्ट तो काफ़ी कम नंबर आ रहे थे, फिर बाद में देते-देते सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा था। ग्रेजुअली थोड़ा सा, ऑफ कोर्स जी सर। आपको, आप जब आप स्टार्टिंग में लिखते हो तो आपको भी बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं होता, बट क्या होता है कि टाइम के साथ साथ आप एडजस्ट करते हो और एक
फाइनली आप एक ऑप्टिमम स्टेट पर आ जाते हो। जी सर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आपको, आपके पिताजी फार्मर हैं, कहीं प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो उनका कितना, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपकी सक्सेस पर? सर मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, वो आपको जी। एनकरेज करते थे पढ़ने के लिए? जी सर, हमेशा इंकरेज करते थे। ओके। और मेरे भैया भी काफ़ी सपोर्ट करते थे, मतलब मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, तो नवनीत भैया, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। गुड 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 गुड। मतलब ये कॉलेज के साथ रैंक लाना मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जी सर। है ना? ठीक है बेटा, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे और जब आप जी पेपर सर। सॉल्व कर रहे थे, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर उस टाइम पे सर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि सर मैं एक्चुअली मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक्सी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था नहीं। बस हाँ, सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैकेनिकल वाला अगले देखेंगे, दिन है, यही था। जी सर। अगले दिन है ही। और ये जी। कहीं ना कहीं सही स्ट्रेटेजी भी है कि आप, आपका मेन फोकस तो मैकेनिकल ही होना चाहिए, लेकिन आप बैकअप जी के सर। लिए सी भर दो। जी सर। और इस साल जिस तरीके का पेपर आया है ना, इस बैकअप ने काफी लोगों को हेल्प किया है, जी सर। काफी लोगों को हेल्प किया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आपने जब एक्सी का फॉर्म भरा तो, क्योंकि मेरी काफी लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला कि सर हमने लास्ट मोमेंट पे एक्सी ऐड किया था, तो आप स्टार्टिंग से ही आपने मन बना लिया था कि मैकेनिकल प्लस एक्सी भरना है, या आपने कहीं बाद में जाके एक्सी को ऐड किया? नहीं सर, मैं बहुत पहले से ही बना लिया था, मैंने जब पिछले साल ही बना लिया था कि फाइनल ईयर में दोनों देंगे। दोनों ही देंगे, मतलब आप उस विजन में थे कि मुझे दोनों ही लिखना है। जी सर। गुड गुड। अच्छा, एक्सी के लिए क्या आपको कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़े, या मैकेनिकल की प्रिपरेशन के साथ ही आपकी एक्सी की प्रिपरेशन हो रही थी? सर मैकेनिकल के साथ ही उसकी प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए कोई अलग से एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्टली exactly. कोई बहुत ज्यादा आपने उसके लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े या कुछ वैसा जी सर, मैथ के लिए दे सकते थे टाइम, तो वही मैथ के लिए नहीं दिया, इसी वजह से सर मैथ में थोड़ा कम हुआ। नहीं। ट्रू ट्रू। मैथ्स में एक्सी ए जो मैथमेटिक्स है उसमें थोड़ा सा है अलग सिलेबस है, और उसके क्वेश्चंस भी काफी अच्छे लेवल पे आते हैं। बट मैं जी हमेशा सर। यही बोलता हूँ कि जो 70 मार्क्स हैं वो तो आपके एकदम कोर मार्क्स हैं, मतलब उसमें से आप जितना बटोर सको उतना बटोर लो। अब जी जैसे सर। आप ही देखो, आपने सिर्फ एक एक मार्क्स या 1.33 अगर मार्क्स लूज किए हैं, तो दोनों में 1.3 1.3 भी अगर लूज किए तो स्टिल आपने मैक्सिमम मार्क्स लगभग बटोर लिया, और वही रीजन है कि आपका टोटल जो है 91.67 है। जी सर। ट्रू ट्रू ट्रू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अगर जो गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनको कुछ संदेश देना चाहें, उनको कुछ बोलना चाहें, तो आप बोल सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे लोग अपना नोट्स खुद का नोट्स बनाएं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें, और टेस्ट सीरीज से डरे ना, और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करें। गुड गुड। स्टैंडर्ड बुक्स अभी मतलब हम लोग तो खैर हमेशा ही बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो जी करो, सर। और अभी 2022 का जैसा एग्जाम हुआ है, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं बच्चे सीरियसली इस चीज को लेंगे और जी सर। स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है सानू बेटा, मेरे से टच में रहना, है ना? ओके अगेन सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इतनी ग्रैंड सक्सेस के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। एंड मैंने भी ये जो एक मिशन चलाया है मैकेनिकल प्लस एक्सी का, या फिर थोड़ी सी एक्सी की अवेयरनेस का, तो उम्मीद करता हूं कि आपको देखकर काफी लोग इंस्पायर होंगे और इस चीज को फॉलो करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अनअकैडमी की जो टॉपर्स का इंटरव्यू था उसके बारे में तो देखा ही है। साथ में यहाँ पे अनअकैडमी जो है उसने जो गेट एंड ईएससी के लिए नोट्स जो है वो भी अब अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए आपको ऐप पे अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्रिप्शन के टाइम आप जो हमारा कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करके आप फ्लैट 10% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो।
साथ में ही जो डिफरेंट बैचेस है अनअकैडमी की, जिसमें टारगेट बैच है फॉर गेट एन ESC 2023 के लिए, मैकेनिकल की बैच बी है, साथ में टारगेट बैच फॉर सिविल है, और टारगेट फॉर इलेक्ट्रिकल बैच बी है, इवोल बैच फॉर गेट 2023 CS एंड IT की बैच आई है, और टारगेट बैच ECE की साथ में ही केमिकल ब्रांच की बैच एच इवोल बैच जो है वो भी मार्च 23, 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो और अपनी गेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। और ख़ास एनरोलमेंट के टाइम हमारा जो कोड है DMV10, उस कोड का यूज़ करना ना भूलें, जिससे आप फ्लैट 10% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गेट एंड ESC की एग्ज़ाम्स है उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए अभी एक ऑफर लेके आया है, जहाँ पे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साथ में आपको 3 मंथ फ्री मिलेगा, और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ फ्री जो है वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है मिलेगा। और साथ में यहाँ पे जो इस सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के जो पैकेजेस है उसकी प्राइस राइज होने जा रही है बहुत ही जल्द, बहुत ही थोड़े टाइम में। तो यहाँ पे गेट इन ESC सब्सक्रिप्शन में फॉर 12 मंथ और 24 मंथ आपको पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है। तो आपको अगर आप 24 मार्च तक इस प्लस सब्सक्रिप्शन तो अवेल करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको 12 मंथ का जो पैकेज है वो 29,205 में और 24 मंथ का 42,480 में आपको पड़ेगा। तो इस ऑफर का आप जरूर से लाभ लीजिए और अनअकैडमी की जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको सब्सक्राइब करें, उसको एनरोल करें और आपकी गेट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। साथ में अनअकैडमी जो है वो हर बार की तरह इस बार भी गेट एंड ESC कॉम्बैक्ट जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE, CS एंड IT के लिए लेके आया है, जो मार्च 27, 2022 को सुबह 11 बजे होने वाली है। जो आपको सबको पता है वन काइंड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है। वहाँ पे आपके पास 60 मिनट्स से और 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आपको आंसर देना है। और जो ऑल इंडिया में जो सारे के सारे जो लर्नर्स है जो वो गेट कॉम्बैक्ट में हिस्सा लेंगे, उसके जो रैंक होंगे उस रैंक के हिसाब से आपको जो स्कॉलरशिप है, जिस तरह से यहाँ आपको दिखाया गया है उस तरह से आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो इस सारे के सारे बेनिफिट्स को आप अपने तरफ लेने के लिए इस जो अनअकैडमी है उसका प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसको एनरोल कीजिए। और एनरोलमेंट के टाइम हमारा कोड DMV10 है, उस कोड का यूज़ करना ना भूले, कि जिससे जो एनरोलमेंट फीस है उसमें आपको फ्लैट 10% ऑफ का बेनिफिट भी आप ले सको। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास DC जनरेटर के MCQ में पहला MCQ है, द कॉपर लॉस इज कांस्टेंट फॉर। यहाँ पे कॉपर लॉस जो है वो हमें किसके लिए कांस्टेंट मिलेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए सीरीज जनरेटर ओनली, ऑप्शन बी शंट जनरेटर ओनली, ऑप्शन सी बोथ शंट एंड कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। दैट मीन्स शंट एंड कंपाउंड जनरेटर के लिए जो कॉपर लॉस है वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, MCQ नंबर 2, इन अ प्रैक्टिकल DC जनरेटर मैकेनिकल एफिशिएंसी इज। अगर हम प्रैक्टिकल DC जनरेटर की बात करें तो उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें क्या मिलेगी? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेस देन द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन बी मोर देन इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी मोर नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मोर देन द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। बिकॉज जो प्रैक्टिकल DC जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से ज़्यादा रहेगी, और बाद में हमें जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा वहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैकेनिकल इनपुट होगा उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें कम मिलेगा। दैट्स वाई मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बट इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी से हमें कम मिलेगी। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज मोर देन इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 3। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल टाइप MCQ दिया हुआ है, अ DC जनरेटर सप्लाइज अ लोड ऑफ 7.5 किलोवाट एट 200 वोल्ट. The armature resistance is 0.6 ohm and the field resistance is 80 ohm. The generated EMF is. यहाँ पे आपको लोड दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको जनरेटेड EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 224 वोल्ट, ऑप्शन बी 448 वोल्ट, ऑप्शन सी 123.5 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 202 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
इसमें जो शंट करंट ISH है दैट इज 200 डिवाइड बाय 80 और वी कैन से वोल्टेज डिवाइड बाय फील्ड रेजिस्टेंस. सो द ISH, द वैल्यू ऑफ ISH is 2.5 ampere. Now the load current, so here the load is given 7.5 kilowatt, so 7.5 into 1000 watt divided by voltage 200, so the load current IL that is 37.5 ampere. Now the armature current IA that is equal to IL plus ISH. Here IL that is 37.5 and ISH 2.5, so 37.5 plus 2.5, so armature current is 40 ampere, and the generated voltage EG that is equal to V plus IARA. Here V that is 200 plus IA 40 into RA 0.6. So the answer is 224 volt. So in our option A, 224 volt is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. In DC generator, a relation among the mechanical efficiency eta m and electrical efficiency eta E and the overall efficiency eta O is. यहाँ पे आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में पूछा हुआ है. ऑप्शन हमारे पास है ओवरऑल एफिशिएंसी एन ओ इज इक्वल टू ईटा एम इंटू ईटा ई. ऑप्शन बी ईटा ओ दैट इज इक्वल टू ईटा एम डिवाइड बाई ईटा ई. ऑप्शन सी ईटा ओ इज इक्वल टू ईटा ई डिवाइड बाई ईटा एम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा ओ दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा एम मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ईटा ई. सो एन ओ is equal to eta m into eta e. Option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. The armature copper loss in a DC generator is. DC generator में armature copper loss के बारे में आपको पूछा हुआ है. ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए constant loss, ऑप्शन बी stray loss, ऑप्शन सी वेरिएबल लॉस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी वेरिएबल लॉस. दैट मीन्स जो डीसी जनरेटर है उसमें जो आर्मेचर कॉपर लॉस है दैट इज द वेरिएबल लॉस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 6. The resistance of the field circuit of a DC shunt generator is 200 ohm. When the output of the generator is 100 kilowatt, the terminal voltage is 500 volt and the generated EMF is 525 volt. At that time the armature resistance is. तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी हुई है. आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. पहले ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन है 1 ओम, ऑप्शन बी 0.5 ओम, ऑप्शन सी 0.25 ओम, ऑप्शन डी 0.123 ओम. यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखें तो हम देख सकते हैं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IARA that is equal to EG minus V. So here EG that is 525 minus V that is 500. So armature voltage drop IARA that is 25 volt. Now the shunt current ISH that is 500 divided by 200. So ISH is 2.5 ampere and IL that is 100 into 10 raised to 3 divided by 500 because 100 kilowatt load is given and 500 that is the voltage. So 100 into 10 raised to 3 divided by 500. So load current IL that is 200 ampere. Now the armature current IA that is equal to IL plus ISH. So 200 plus 2.5 that is 202.5 ampere. And here we want to find the armature resistance that is RA. So RA into IA that is we can say 25 armature voltage drop divided by armature current. So 25 divided by 202.5. So here the answer is 0.123 ohm. So in our option D 0.123 ohm is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. The armature reaction in a DC generator can be increased by increasing. यहाँ पे DC जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हम क्या इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं. ऑप्शन हमारे पास है. ऑप्शन ए फील्ड करंट, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी डेटा इज इनसफिशिएंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर्मेचर करंट. दैट मीन्स द आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 8. Due to the armature reaction, the main pole flux of a DC generator is. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डीसी जनरेटर का मेन पोल फ्लक्स है उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे.
ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए वीकेंड ओनली, ऑप्शन बी डिस्टोर्टेड ओनली, ऑप्शन सी वीकेंड एंड एज वेल एज डिस्टोर्टेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी वीकेंड एज वेल एज डिस्टोर्टेड। सो वी कैन से दैट due to the armature reaction the main pole flux of a DC generator is weakened and as well as distorted, so option C is the correct answer। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डीसी जनरेटर के जो एमसीक्यू थे उसके पार्ट 7 के बारे में डिस्कस किया, साथ ही में हमने जो अनअकैडमी के जो लर्नर थे जिसने गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक में जो टॉप किया है उस टॉपर का इंटरव्यू भी इस वीडियो में हमने साथ में देखा, तो जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिली होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपके कोई डाउट्स हो, अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही में हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करना ना भूलें।